ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೆ CHBMS ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಇವರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 17 ಜನ. मंसूर अली। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से कर्नाटक में कुछ मुसलमानों ने इकट्ठे होकर के हॉस्पिटल्स के बेड्स पहले से पहले ऑक्यूपाई कर ले ताकि वहाँ पर हिंदुओं को कोई बेड मिले ही नहीं। जी हाँ, इस लेवल का जिहाद भी हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन वहीं उनके मुंह पर ही गवर्नर धनखड़ ने उनको वो सारी बातें बोली जो उनके मन में थी और जिस तरीके की परिस्थितियां पूरे प्रदेश के अंदर हैं। हालांकि ममता बनर्जी का जो घमंड है वो देखते ही बन रहा था, लेकिन गवर्नर धनखड़ ने सारी बातें बोलने के बाद ही उनको शपथ लेने के लिए अनुमति प्रदान की। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हो रही हिंदुओं के ऊपर हिंसा अभी तक भी नहीं रुकी है। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि हमारे यहाँ पर अगर सेना भेजी भी गई तो वो भी कभी ना कभी तो वापस जाएगी ही, उसके बाद तो फिर हम यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद हम खुद देख लेंगे किसके साथ क्या हिसाब किताब करना है। और बात करेंगे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक को भी शरण देने के लिए आखिरकार असम भारतीय जनता पार्टी का राज्य ही सामने आया है। लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का जो अगला फेज़ अगर आया तो उसमें बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए अच्छा मैनेजमेंट देने में केवल एक ही व्यक्ति कुशल है और उनका नाम है नितिन गडकरी। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या केवल मात्र नितिन गडकरी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मैनेजमेंट से इस वेव को रोकने में समर्थ हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ नाम गिन करके बताना चाहता हूं जो कि तेजस्वी सूर्या जी ने हॉस्पिटल में खड़े होकर के सब लोगों के सामने गिनवाए हैं। उनमें से कुछ नाम है मंसूर अली, ताहिर अली खान, सादिक पाशा, मोहम्मद जायद, अलसाई सहीर, उमर शाह, सलमान उरिफ, जमीर पाशा, जायबुल खान, सईद हसनैन, सईद शाहिद, सईद शाहबाज, मोहम्मद यूनुस, सईद मोहिन शाह और सईद मुयेश शाह। दोस्तों, ये वो नाम हैं जिन्होंने कर्नाटक के हॉस्पिटल्स में बिना वहाँ पर पहुँचे, बिना वहाँ पर आए ही बेड्स को अपने लिए रिजर्व करा लिया था। क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी सूर्या जी ने जब फ़ोन करके बेड्स की उपलब्धता जानने की कोशिश की तो वहाँ पर एक भी बेड उपलब्ध नहीं था, और जब तेजस्वी सूर्या जी ने सफाई अभियान चलाया तो उसके बाद में 1500 से ज़्यादा बेड उपलब्ध हो गए और इनमें से अधिकतर इन्हीं लोगों ने ऑक्यूपाई किए हुए थे। ना वो वहाँ पर पहुँचे थे, बेड हॉस्पिटल में खाली पड़े थे, लेकिन नाम की पर्ची टांग कर उनको भर दिया गया था ताकि वहाँ पर कोई भी हिंदू जाकर के अपना इलाज ना करा पाए। दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ मानवता की बड़ी बड़ी मिसालें दे करके लोग कोई अपना घर, कोई गाड़ी और कोई अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज़ें बेचकर भी लोगों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयों और भोजन का प्रबंध कर रहा है, वहीं पर कुछ लोगों की जिहादी मानसिकता के चलते अभी भी हॉस्पिटल्स में इस लेवल का जिहाद चल रहा है। हमने इससे पहले देखा किस प्रकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग करके इस रमज़ान के महीने में भी सुन्नत अदा करते हुए लोग पकड़े गए थे, लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल का जिहाद है जिसको एक्सपोज करने के लिए तेजस्वी सूर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के इस युवा
नेता के इन अच्छे कार्यों के बाद में हम चलते हैं आज के ट्रेंड के ऊपर, स्पाइनलेस बीजेपी। जी हाँ, ये पूरा दिन ट्रेंड चलता रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे बेमौत ही मारे जा रहे हैं। चारों तरफ से आपको हिंसा की तस्वीरें दिखाई देती नजर आ रही होंगी। सरस्वती जाना, एक सेकंड ईयर में पढ़ने वाली लड़की जिसका सारी रात उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर उसे फेंक दिया गया। 5 मई जिस दिन एक तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की बेटी मरी हुई एक गाड़ी में पड़ी हुई थी। लोगों ने उसको श्रद्धांजलि दी, लेकिन उसको कंधा देने तक के लिए भी कोई वहां पर नहीं आया था। अब आप जरा सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना देने के लिए मंच सजा रहे हैं। वो अलग बात है कि कलकत्ता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तक का भी मंच तोड़ दिया, अर्थात वो अपना दुख व्यक्त करने का भी अधिकार पश्चिम बंगाल में नहीं रखते। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जो राजनीतिक दल और लिब्रांडू गैंग के लोग कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में दीदी की वापसी होगी, अब आप सोच सकते हैं कि वो किस वापसी की बात कर रहे थे। हिंदुओं के नरसंहार की ही ये बातचीत चल रही थी। कुछ लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करने पर उल्टे ही हम पर सवाल खड़े शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करने पर कुछ लोगों ने हम पर ही सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या कभी तुमने मुसलमानों को ओवैसी की समीक्षा करते हुए देखा है? क्या कभी तुमने किसी भी लिब्रांडू को कांग्रेस की समीक्षा करते हुए देखा है? मैं यहाँ पर उनको यही कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी एक अखलाक या फिर किसी रकबर की मौत के बाद में धरती सिर पर उठाने का मादा रखता है, पूरे भारतवर्ष को गुंजा कर रख देता है। उनके मामले यूएन में गूंजते हैं और यहाँ पर लगातार हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती हुई हत्या के बाद में अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वो अपने लोगों की समीक्षा नहीं करते क्योंकि उनके लोग काम ढंग से करते हैं। कार्यकर्ता उनका हो अथवा नहीं हो, उनको वोट देता हो अथवा नहीं देता हो, लेकिन उसका मुसलमान होना ही काफ़ी है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद और अब बिहार की 5 सीटों के अलावा केवल महाराष्ट्र में 1 लोकसभा सीट लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन भारतवर्ष में कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई भी अत्याचार हो या फिर अत्याचार की भनक या फिर कोई झूठी बात भी उठाई गई हो, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तुरंत वहां पर बोटी चबाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर होते हुए लगातार नरसंहार पर भी भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं बोलेगी तो उनको स्पाइनलेस ही कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने पिछले अपने 2 वीडियो में यह बात भी दोहराई है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में अभिमन्यु के पिता और उसका परिवार धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं बैठा था, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नहीं बैठा था। उन्होंने हथियार उठाया और अभिमन्यु का बदला लिया था। जिनके घरों में से बहन बेटियों की और बेटों की हत्याएं हुई हैं, वो अगर वीडियो बना करके शीर्ष नेतृत्व को ट्विटर पर अपलोड करने की अपील ना करें और खुद वो हथियार उठा करके निकल जाएं, तो इन जिहादियों की इतनी हिम्मत नहीं है। खबरें आ रही हैं कि हजारों लोग जंगलों और खेतों में छिपे हुए हैं। ये वही बंगाली हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मांसाहार करते हैं, मछलियाँ छीलते और कटड़े बकरे काटने के हथियार इन सब के घरों में हैं। जब ये जानवरों को काट सकते हैं तो ये प्रतिकार के रूप में अपने शत्रु के ऊपर हमला क्यों नहीं कर सकते? क्या ये उनको डराने के लिए भी उनके पीछे नहीं भाग सकते? इतनी भीरुता, इतनी कायरता यदि किसी में भी होगी तो कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी आर्मी, कोई भी सेना उन लोगों को नहीं बचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में अपनी जगह पर अपनी शाख बचाने, नोबेल अवार्ड लेने के लिए जितनी मेहनत कर रही है वो अपनी जगह पर ठीक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इमरजेंसी ना लगाकर अपने ऊपर वो दाग ना लगने दे जो कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगती आई है। वो चाहती है कि हम किसी पर भी कोई लाठीचार्ज ना करवाएं, हम लोगों को उनके मर्जी के अनुरूप जीने का अधिकार दें, भले ही वो दूसरों के जीने का अधिकार छीन लें। लेकिन इसके भी ऊपर एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हुए असम की पुलिस, असम की सरकार और वहाँ पर उपस्थित
अर्धसैनिक बलों ने एक नई मिसाल कायम की है। पश्चिम बंगाल से जान बचाकर भागने वाले वामपंथी, कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब असम में ही शरण ले रहे हैं। जो राहुल गांधी 44 से 0 पर आ गए, उन्होंने अभी तक भी अपने कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ली है। वो सिर्फ इस सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पर जाकर के सिमट गई है। उन कार्यकर्ताओं और उन नेताओं की रक्षा अब असम की सरकार कर रही है। आखिरकार असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उन सब लोगों को बचाने में आगे आई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कश्मीर की ही तरह पश्चिम बंगाल से भी हिंदुओं का पलायन अब शुरू हो चुका है। जिस प्रकार 90s में कश्मीर से भागे हुए हिंदुओं को अभी तक भी वापस शरण नहीं मिली और जिस तेजी से पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण हो रहा है और वहां पर बाहर से आने वाले मुसलमानों को ज़्यादा तूल देकर उनको बसाया जा रहा है, अगले 5 साल में भूल जाइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई वापसी कर सकती है, क्योंकि तब तक डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। हम भले ही अपनी सरकार को, अपने नेताओं को कितनी भी गाली दें, लेकिन हम उसकी आड़ में हिंदुओं की कायरता को नहीं छिपा सकते। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का अपना तौर तरीका हो सकता है, हालांकि वो बहुत ही कायराना तरीका है, लेकिन हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए उस समय से लड़ना सीखना पड़ा था जिस समय पर कोई भाजपा, कोई आरएसएस और कोई लोकतंत्र भारत में नहीं था। और उस समय तक लड़ना पड़ेगा जब भाजपा का अस्तित्व, हिंदुवादी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होकर भारत में संपूर्ण इस्लामिक सरकार, इस्लामिक हुकूमत हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं को अपने जान, माल, नस्ल और फसल की रक्षा हेतु खुद ही फरसा उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली इस हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं की भारत में क्या कमी है और इस प्रकार के नेताओं को और आगे आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि नितिन गडकरी आने वाली वेव को थामने के लिए स्पेशल मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति सिद्ध होंगे? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।